मैं आज के मैच को देख के 2-4 पॉइंट जो सुधार और बदलाव हो सकते हैं मैं उस पर बात कर लेता हूँ। सो सबसे बड़ा जो पॉइंट लगा मेरे को प्लेयर सिलेक्शन की, तो करण केसी को आप अगले मैच से थोड़ा रेस्ट दीजिए और नंदन यादव को टीम में लेके आइए। नंदन यादव अगर टीम में आते हैं तो थोड़ा आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। अभी के सिनेरियो में करण केसी से बेटर नंदन यादव ऑप्शन है, बैटिंग के हिसाब से भी और बॉलिंग के हिसाब से भी। दूसरा जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर के अंदर भीम शार्की को आप वन डाउन ना लाके, वन डाउन आप रोहित पौडेल को लेके आइए, जो कि एक अपना स्थान बना चुके थे टीम के अंदर। बट भीम शार्की को प्रमोट करके ऊपर रखने का कोशिश कर रही है, बट वो थोड़ा स्लो। भीम शार्की का क्या है कि खेलने का तरीका थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ी बॉल ज़्यादा ले लेते हैं जब आपको पावर प्ले के अंदर अटैक करने की ज़रूरत भी होती है कभी कभार। आज के मैच में हमको ये दिखा कि आप उतना ज़्यादा ओवर डिफेंसिव ना हो जाएं, कम से कम एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। आप सर्कल के ऊपर से आप हिट लॉफ्टेड शॉट्स लगा के भी आप रन्स गैदर कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा वन डाउन बैट्समैन को भी, तो वो रिस्क रोहित पौडेल इजीली ले सकते हैं। और साथ में गुलशन झा का प्रमोशन भी ज़रूरी है। आपका लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी होना ज़रूरी है बीच के ओवर में। बीच के ओवर्स में हमारे पास सिर्फ राइटी बैट्समैन होने के कारण बॉलर्स को एक एज मिल जाता है कि उनको एक ही टाइप की बॉलिंग करने का रिपीटेडली, और उससे वो मैच में हावी हो सकते हैं, उनको सेटल होने का चांस मिल जाता है और समय भी मिल जाता है बॉलर्स को। तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ऊपर से ही होना ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको नेक्स्ट मैच में हो सके तो गुलशन झा को भी ऊपर आप ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, आज नेपाल वर्सेस यूएसए का जो मैच था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो खेला गया आज, नेपाल की ज़बरदस्त हार, मैं सबसे बड़ी हार ये बोलूँगा अभी तक की, क्योंकि एक तो आपने अभी तक अडेप्टेबिलिटी लंबे समय से T20 फॉर्मेट के गेम खेलते खेलते हुए आ रहे हैं नेपाल, और उसी के बाद ओडीआई फॉर्मेट में अपने आप को ढाल पाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, मैं मान गया। बट आप उस लेवल पे और स्टेज पे खेल रहे हो कि आपको ऐसे एक्सक्यूज़ देना अब अलाउड नहीं है। अब ऐसे एक्सक्यूज़ दे के हम, और ये भी नहीं बोल सकते कि फॉरेन कंडीशंस है। अरे पिछले 2 महीनों से हम यूएई के अंदर हैं, 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। क्या बोलते हैं कि आपकी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हमने वहीं पर खेली, वहीं के कंडीशंस के अंदर हमने जीती खेली। T20 फॉर्मेट में सब बढ़िया अभी नेपाल का, बट सबसे बड़ा चिंताजनक जो स्थिति लग रही है अभी, तो वो है वनडे फॉर्मेट। लॉन्ग फॉर्मेट में, वाइट बॉल के लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर हम अपनी जो पहचान जो हमने बनाई थी, जो लास्ट समय मोंटी देसाई के अंदर हमने एक अलग से एक अपनी पहचान बना रखी थी, वो थोड़ी खोती हुई दिख रही है। खोने से मतलब मैं इतना जल्दी जजमेंटल होना नहीं चाहता, बट हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि अब आप यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं दे सकते हैं, और आपके पास उतना समय भी नहीं है कि आप अपने आप को दोबारा रीग्रुप करिए, दोबारा सोचिए, दोबारा थिंक करें। सभी जानते हैं कि कमी हमारे अंदर कहाँ है। हमको कंडीशंस की अच्छी तरह समझ में नहीं आई है, हमने ग्राउंड को अच्छी तरह नहीं समझा, टॉस को हमने हल्के में लिया। पहला ही पॉइंट वही था कि हमारी जो टॉस था वो हमने क्योंकि लास्ट टाइम कुछ समय से देख रहे थे कि यूएई के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर चेज़ करना भी उतना ईजी नहीं है। चेज़ करना इसलिए भी ईजी नहीं होता है क्योंकि एक तो आप स्कोर बोर्ड का प्रेशर लेके आप चेज़ कर रहे होते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं होती चेज़ करना। अगर ये सेम मैच अगर टीयू ग्राउंड के अंदर होता तो मैं 100% श्योर था कि नेपाल ये आसानी से चेज़ कर लेगा। बट फॉरेन कंडीशंस के अंदर आप अगर चेज़ करने के लिए जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हमने इस मैच में भी हमने वही गलती दोहराई। ओवरऑल देखा जाए तो मैं तो बोलूँगा प्लेयर्स का भी काफ़ी इसमें आज के मैच में काफ़ी हमारे प्लेयर्स का भी हाथ है। जो कि जिस कंडीशन में हम हारे हैं, काफ़ी शर्मनाक हार मैं बोलूँगा। इतने बड़े मार्जिन से आज हम हारे हैं, 106 रन, जिसका अभी हर्जाना हमको भुगतना पड़ेगा नेट रन रेट के अंदर। आप सभी को ज़्यादा, वैसे भी हम सेकेंड क्लास पोजीशन में, हमको रन रेट में काफ़ी सुधार लाना है। गेम ज़्यादा बचे नहीं है, 20 मैचेस में हमको एटलीस्ट 16 तो जीतने ही हैं, जिसमें से एक हम हार चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारे पास हारने के लिए सिर्फ 3 मैच और है अगर हम टॉप 4 में फिनिश करना चाहते हैं तो इस टेबल के अंदर। बट सबसे बड़ा पॉइंट टॉस की हमें समझ नहीं हुई। दूसरी बात, आज हमारी जो फास्ट बॉलिंग के अंदर कोई पहनापन, कोई धार, कोई विकेट का यूज़ हमने करा ही नहीं। पावर प्ले को अगर नेपाल के पहले 10 ओवर को हटा दिया जाए तो नेपाल की बॉलिंग कभी लगी ही नहीं कि कहीं तकलीफ दे रही है। थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए यूएसए के बैट्समैन को, जिन्होंने स्कोर बोर्ड का प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं दिया पहले पावर प्ले के बाद ही। उन्होंने हर ओवर में स्कोर करना चाहा और बेकार बॉल को उन्होंने चढ़ के बैटिंग करी है और हिट्स अच्छे लगाए हैं, और स्ट्राइक रोटेशन में भी काफ़ी ध्यान दिया था। और जैसा एक आइडल फिनिश होनी चाहिए थी, वैसे ही 50 ओवर के फॉर्मेट में उन्होंने एक आइडल फिनिश भी दी। और लास्ट 2 ओवर में जो हमने 32 रन पड़े, वहीं से थोड़ा मनोबल हमारा गिर गया था। वो भी थोड़ा कैप्टनसी एरर मैं बोलूँगा उसके अंदर, दीपेंद्र सिंह ऐरी से बॉल ना करवा पाना, जो कि आप
को एक विकेट भी निकाल चुके थे। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दीपेंद्र सिंह अय्यरी को राइटी और लेफ्टी से कोई इफेक्ट पड़ता है उनकी बॉलिंग में। अगर वो कप्तान के दिमाग में या जहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि अगर मैं ऑफ ब्रेक बॉलर को राइट हैंड बैट्समैन के सामने उतार दूंगा तो शायद वो कहीं ज़्यादा ओवर रन लीक ना कर दे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना था तो आप एक आध ओवर और एक्स्ट्रा उनसे करवा सकते थे, कम से कम 5 ओवर का आप स्पेल निकलवा सकते थे। आपने करण केसी को 2 लगातार ओवर में बड़े बड़े हिट्स खाते हुए देखा। लास्ट ओवर फिर दोबारा आपने लास्ट के 2 ओवरों में उन दोनों बॉलर्स को यूज़ करा, जबकि वो बड़े बड़े ओवर में रन खा चुके थे ऑलरेडी कुछ ओवर पहले ही। आज के मैच में काफ़ी एरर भी हुए कप्तान की तरफ से। बॉलिंग रोटेशन में भी सवाल उठने चाहिए थोड़े बहुत। और सबसे बड़ा जो पॉइंट लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप आप क्वालिफायर अनबीटन होके इसी कंडीशन के अंदर आप जीत के आए हैं। आपकी बैटिंग में ऐसा कुछ इंटेंट आज दिखा ही नहीं। अटैक का तो छोड़िए, हम इतना डिफेंसिव होके खेल रहे थे, इतना डिफेंसिव। कम से कम 10 ओवर भी आपने T20 मोड में अगर खेल ली होती तो आप इतना प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेते। ओवर डिफेंसिव नेचर की वजह से आज हम मैच हारे हैं अपना। और इतना डिफेंसिव होकर खेलेंगे तो आप शायद ही क्वालिफाई हो पाएंगे। वर्ल्ड कप तो छोड़िए, नेक्स्ट राउंड में हाँ जा तो सकते हैं, पर हमको 2 पड़ाव होते हुए जाना पड़ेगा। अगर हम टॉप 4 में फिनिश नहीं करते हैं तो फिर हमें एक और टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा और उसके टॉप 4 में जाके कहीं जाके हमको वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर खेलने का मौका मिलेगा, जो कि हम नहीं चाहते। पिछली बार हमने मिरेकल करके दिखाया था फिनिश करके टॉप 4 के अंदर, और इस बार और आशा थी कि और डेवलपमेंट टीम की दिख रही थी, जिस हिसाब से हमको ये लगा था कि हम इजीली ही टॉप 4 फिनिश करेंगे इस लीग 2 के अंदर। बट ऐसा दिखता हुआ नहीं दिख रहा। यूएसए एक थ्रेट की तरह हमारे सामने खड़ी थी। इससे पहले भी हम यूएसए से हार चुके हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर भी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के मैच में बहुत सारे फ्लॉज थे। अगर आप फ्लॉज की बात करें तो, या गलतियों की बात करें तो, गलती पे गलती, गलती पे गलती। बैट्समैन इतनी मतलब कि गलतियां कर रहे थे कि पूछे ही मत। मिसकम्युनिकेशन, रनआउट काफ़ी रेयर देखने को मिलता है कि हम नेपाल की टीम से रनिंग बिटवीन द विकेट्स के अंदर मिसकम्युनिकेशन हुआ और हम रनआउट हो। आरिफ शेख का विकेट काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। साथ साथ जो रोहित पौडेल, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय चल रहा है वो है रोहित पौडेल की बैटिंग। रोहित पौडेल होम ग्राउंड के अलावा अगर आप सारे रिकॉर्ड निकाल के देखिए, उनकी बैटिंग का जो ग्राफ है वो काफ़ी घटता जा रहा है, नीचे आता हुआ दिख रहा है। कैप्टनसी मान गया, T20 के लिए T20 फॉर्मेट में चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पर वनडे फॉर्मेट अभी भी हमारे लिए सिरदर्दी बनी हुई है। और ऐसा नहीं था कि आज बॉलिंग कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त थी यूएसए की, या मतलब कि इतनी खतरनाक पेस अटैक था कि जो हमें बॉल दिख नहीं रही थी। कुछ नहीं था। हम अपनी गलतियों की वजह से, ये 100% हमारी गलतियों की वजह से हम हारे हैं। मैच अवेयरनेस की कमी बोलूँगा, और मैच रीडिंग में हमने कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। इस गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कैप्टन को भी। और बैटिंग काफ़ी केयरलेस तरीके से हमारे बैट्समैन खेले, कुशल भुर्तेल से लेके, और सभी की मैं बात करूंगा। आप दीपेंद्र सिंह अय्यरी को साइड हटा के रखिए 2 मिनट, और जितनी भी सभी आप विकेट्स निकाल के देख लीजिए, बॉलर का कुछ उसमें योगदान। पहले विकेट आप बाहर जाते हुए इतनी कुशल भुर्तेल की तरह बाहर इतनी जाते हुए पहले ओवर में ही T20 की तरह हिट्स लगाने लगेंगे कि लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे चुके थे कुशल भुर्तेल। तो ये सभी को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि वनडे फॉर्मेट के अंदर नेपाल को काफ़ी अभी काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओवर पेशेंस भी ना रखें, थोड़ा अटैकिंग, जिधर अटैक, जिस समय हमको अटैक करने का समय मिलता है पावर प्ले के अंदर, उस समय अगर हमने अटैक नहीं करा तो हम अपने ऊपर ही उल्टा प्रेशर ले लेते हैं और वो पूरा मैच प्रेशर में ही खेला जाता है। आप रन चेस करने के लिए मत जाइए। टॉस अगर जीतते हैं तो आपकी बॉलिंग के अंदर विश्वास रखिए और सामने वाली टीम को चेस करने दीजिए। चेस करना उतना ईजी टास्क होता नहीं है, हर किसी के लिए मुश्किल होता है। और आज के मैच में भी हमने वही देखा। फर्स्ट टॉस हमारे विपरीत ही चला गया। हमने सोचा था कि हम मॉर्निंग कंडीशंस का काफ़ी अच्छा तरीके से इस्तेमाल करेंगे और बॉल हवा में स्विंग करवाएंगे, एज लगवाएंगे, विकेट लेंगे। कुछ नहीं हुआ ऐसा। हमारी बॉलिंग, करण केसी नियर टू रिटायरमेंट, मैं कह रहा हूँ कि नियर टू रिटायरमेंट चल रहा है मेरे ख्याल से। अब ज़्यादा समय करण केसी के पास भी नहीं है अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल होकर अगर ये डिसीजन लेंगे तो आप ऐसे नहीं टिक पाएंगे। एज अ सेलेक्टर, एज अ टीम मेंबर, एज अ कोच, एज अ कैप्टन, सबको ये सोचने का अब गंभीर विषय है, क्योंकि हम सेम टीम को ज़्यादा लंबे समय तक अगर कैरी करेंगे तो हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे।
और इमोशनल होकर नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के डिसीजन लेने की ज़रूरत है टीम सिलेक्शन के ऊपर भी। नंदन यादव यहाँ एक बेटर ऑप्शन हो सकते थे, लगातार प्रूव भी कर रहे हैं, उनकी डेथ बॉलिंग करंट केसी से काफ़ी अच्छी है, ये वो प्रूव भी कर चुके हैं। और हमारे पास जो ऑप्शन था करंट केसी, अगर करंट केसी इतने ही अच्छे आपके बॉलर थे तो आपने T20 वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफायर के अंदर उनको चांस क्यों नहीं दिए, नंदन यादव से नीचे क्यों रखा आपने, ये भी एक सवाल है। ओडीआई के लिए आप अगर खिलाना चाह रहे हैं तो ओडीआई के अंदर उनकी डेथ बॉलिंग किधर है, डेथ बॉलिंग के अंदर आपको जो इम्पैक्ट चाहिए, जो यॉर्कर, एक बार भी हमने यॉर्कर नहीं देखा, एक बार भी हमने स्लोअर वन नहीं देखा उनके हाथों से। तो ऐसे टाइम पे उनके ऊपर सवाल उठने लाजमी हैं, स्पीड का इशू है। और अगर आप स्पीड से बीट नहीं कर पाए तो आप अपनी लाइन और लेंथ से बीट कर सकते हैं। बट आज के मैच में बॉलर्स ने काफ़ी निराश किया है। सोमपाल कामी ने कंपैरेटिवली अच्छी बॉलिंग की थी, उस लिहाज से थोड़े रन कम दिए थे, बट डेथ बॉलिंग में सोमपाल कामी को भी काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास एक बढ़िया डेथ बॉलर अभी भी नहीं है, इसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसकी खोज तलाश भी शुरू कर देनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमको इसके लिए बिल्कुल सीरियस होकर मैटर को सोचना चाहिए टीम सेलेक्टर्स को, ये क्योंकि बहुत बड़ा इशू बनने वाला है आने वाले समय में। अगर हमने अभी से नर्चर नहीं करा तो हमको 1-2 साल, जिन चीज़ों को हमको अचीव करने में 1 साल या 2 साल लगने वाला था, कहीं हम पीछे रहकर 4 या 5 साल हम पीछे ना हो जाएं अपनी जो पेस है उससे, अगर हमने सही टैलेंट को सही जगह पर नहीं खिलाया तो। और सबसे बड़ी बात चल रही है, सो उसके साथ ही टीम कॉम्बिनेशन को बिठा पाना। टीम बाकी सब चीज़ बैलेंस है, बस हमारे 1-2 जगह हैं जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। और रोहित पौडेल का जो फॉर्म है ये सबसे बड़ा चिंताजनक है। मैं T20 और ओडीआई को आप अलग अलग करके देखिए। ओडीआई की बात कर रहा हूँ मैं, T20 फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट है, ओडीआई फॉर्मेट एक अलग फॉर्मेट है। और ओडीआई की बात की जाए तो रोहित पौडेल का ओवरसीज़ में उतनी अच्छे फिगर्स नहीं हैं, आप देख सकते हैं आप कहीं भी। इस 4 मैच की सीरीज़ में जो बाकी 3 मैच हैं उसको तीनों को जीतने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। और पूरी टीम को एक बार बैठ के, कोच को एक बार बैठ के सोचने की ज़रूरत है, अपने आप को दोबारा रीग्रुप किया जाए। और साथ ही T20 से के माइंडसेट से निकल के जल्द ही ओडीआई के माइंडसेट में अपने आप को लाने की ज़रूरत है। और थोड़ा अटैकिंग इंटेंट भी दिखाना ज़रूरत है। और जिस हिसाब से ओवर डिफेंसिव होकर ना खेलें हम, आज के मैच में ज़्यादा ही ओवर डिफेंसिव होके हमको वही लग रहा था कि हर बार करंट केसी या फाइनल में कोई एक ऐसा मिरेकल हो जाएगा या ऐसा कोई जादूगर की तरह कोई एक गेम दिखाएगा जिससे हम ये मैच जीत जाएंगे। ऐसा हर बार नहीं होता है, वो वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है। बट मैं आज के मैच को देख के 2-4 पॉइंट जो सुधार और बदलाव हो सकते हैं मैं उस पर बात कर लेता हूँ। सो सबसे बड़ा जो पॉइंट लगा मेरे को प्लेयर सिलेक्शन की, तो करंट केसी को आप अगले मैच से थोड़ा रेस्ट दीजिए और नंदन यादव को टीम में लेके आइए। नंदन यादव अगर टीम में आते हैं तो थोड़ा आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। और अभी के सिनेरियो में करंट केसी से बेटर नंदन यादव ऑप्शन है, बैटिंग के हिसाब से भी और बॉलिंग के हिसाब से भी। दूसरा जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर के अंदर भीम शार्की को आप वन डाउन ना लाके, वन डाउन आप रोहित पौडेल को लेके आइए, जो कि एक अपना स्थान बना चुके थे टीम के अंदर। बट भीम शार्की को प्रमोट करके ऊपर रखने का कोशिश कर रही है, बट वो थोड़ा स्लो। भीम शार्की का क्या है कि खेलने का तरीका थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ी बॉल ज़्यादा ले लेते हैं, जब आपको पावर प्ले के अंदर अटैक करने की ज़रूरत भी होती है कभी कभार। आज के मैच में हमको ये देखा कि आप उतना ज़्यादा ओवर डिफेंसिव ना हो जाएं, कम से कम एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। आप सर्कल के ऊपर से आप हिट लॉफ्टेड शॉट्स लगा के भी आप रन्स गैदर कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा वन डाउन बैट्समैन को भी, तो वो रिस्क रोहित पौडेल इजीली ले सकते हैं। अगर आपको तो रोहित पौडेल को ऊपर लाया जाए, भीम शार्की को उनके नीचे लाया जाए, और साथ में गुलशन झा का प्रमोशन भी ज़रूरी है। आपका लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी होना ज़रूरी है बीच के ओवर में। बीच के ओवर्स में हमारे पास सिर्फ राइटी बैट्समैन होने के कारण बॉलर्स को एक एज मिल जाता है कि उनको एक ही टाइप की बॉलिंग करने का रिपीटेडली, और उससे वो मैच में हावी हो सकते हैं, उनको सेटल होने का चांस मिल जाता है और समय भी मिल जाता है बॉलर्स को। तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ऊपर से ही होना ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको नेक्स्ट मैच में हो सके तो गुलशन झा को भी ऊपर आप ट्राई कीजिए, ज़्यादा नहीं तो आप आरिफ शेख की जगह गुलशन झा को रख के दे सकते हैं। आरिफ शेख पहले, कुशल आसिफ, देन रोहित, फिर भीम, फिर गुलशन के बाद आप आरिफ और दीपेंद्र को नीचे खिलाइए। बेशक आपको हार्ड हिटर बैट्समैन चाहिए तो दीपेंद्र सिंह एरी आपके लिए हैं हमेशा से, बट गुलशन झा को लंबे फॉर्मेट में ऊपर खिलाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। सो गाइज, ये कुछ सजेशन थे जो मेरे को लगा कि आज के मैच के बाद ऐसा कुछ होता तो शायद सिनेरियो कुछ और होता। अगर
आपकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के मैच में आपको क्या लगा कि मेन रीज़न हारने का हमारे क्या था यूएसए के खिलाफ, तो उस चीज़ को भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो मिलते हैं आपसे अगले मैच के पोस्ट मैच वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।